फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसको कि कब्ज़ भी कहा जाता है। नॉर्मली हर इंसान हर तीसरे दिन एक बार लैट्रिन ज़रूर जाता है। एक दिन नहीं गया, दूसरे दिन नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन जो है जाना उसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान तीसरे दिन भी लैट्रिन नहीं जा रहा है तो उसको कब्ज़ कहा जाता है। या फिर जब भी आप मल त्याग करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सख्त लैट्रिन आती है, तो इसको भी कब्ज़ कहा जाता है। या फिर जो लोग को मतलब फीलिंग होती है, बार बार अर्ज होती है कि हाँ हमें लैट्रिन जाना पड़ेगा, जाते हैं लेकिन फिर भी जो है पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, फिर दोबारा उनको लगता है कि हमें लैट्रिन जाना पड़ेगा। बार बार जाने के बाद भी जो है एक डिस्कम्फर्ट, एक अनईजीनेस जो है बनी रहती है, और ये फीलिंग 24 घंटे बनी रहती है कि हमें जो है लैट्रिन आएगी, तो इसको भी जो है कॉन्स्टिपेशन ही कहा जाता है। या फिर जो लोग लैट्रिन करते समय घंटों जो है बैठे रहते हैं, घंटा लगाने के बाद भी जो है लैट्रिन नहीं आती है, इसीलिए ऐसे लोगों को आदत होती है कि न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, मैगजीन लेकर बैठ जाते हैं कि हमें टाइम लगेगा तो हम न्यूज़पेपर ही पढ़ लेंगे। ये बहुत कॉमन आदत है उन लोगों में जिनका पेट साफ नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो इसको भी कब्ज़ ही कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में कई बार लैट्रिन जाते हैं लेकिन फिर भी जो है पेट साफ नहीं हो रहा। लैट्रिन जो है दर्द के साथ आती है और जलन के साथ आती है, लेकिन पेट साफ नहीं होता, तो ऐसे में भी कब्ज़ ही कहा जाता है। कब्ज़ जो है वो हर इंसान ने कभी ना कभी लाइफ में फेस करते हैं। कभी कभी हमारे थोड़े से लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, गलत रूटीन की वजह से ऐसा हो जाता है। इसीलिए जो कब्ज़ है वो एक्यूट मतलब एकदम से थोड़े टाइम के लिए भी हो सकता है ऐसा, या ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक जो है कंटिन्यू चलती रहती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, एक्यूट प्रॉब्लम कुछ हफ्ते या कुछ दिनों तक हो सकता है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो वो जो है कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक भी हो सकता है। अब कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को समझने के लिए पहले मैं आपको नॉर्मल एक प्रोसेस बता देती हूँ कि नॉर्मल जो स्टूल है वो कैसे पास होता है। जैसे कि मैंने बताया, जो पेट होता है और छोटी आंत होती है वो खाने को पचाने में मदद करती है। छोटी आंत जो है 95% जो न्यूट्रिशन होता है आपके खाने में उसको सोख लेती है, और बाकी जो भी वेस्ट बच जाता है वो बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत आपकी जो है 1.5 मीटर जो है लंबी पाइप होती है। इसका काम होता है जो आपका छोटी आंत में वेस्ट मटेरियल बचा वो बड़ी आंत में आया। अब बड़ी आंत इसमें जो पानी होता है उसको सोख लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि जब ये छोटी आंत से बड़ी आंत में आते हैं बिल्कुल पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है ये, तो बड़ी आंत जो है इसमें से पानी को सोख कर उसको हार्ड बनाती है। और दूसरा जो है बैक्टीरियाज, 99% बैक्टीरियाज जो है बड़ी आंत में होते हैं। मतलब आप ये लगा लो कि 100 खरब से ज़्यादा बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई होते हैं, वो सारे आपके बड़ी आंत में होती है। अगर आप इनको इकट्ठा करेंगे तो इसका वेट 200 ग्राम होगा, जिसको कि आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन इनको इकट्ठा करें तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है बड़ी आंत में होते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट आया था बड़ी आंत में, उसमें जो है स्टार्च होता है, जैसे मतलब कि फाइबर होता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो बड़ी आंत में आ गया। अब बैक्टीरिया इसको फर्मेंटेशन करती है इसकी, मतलब इसमें से जो है अपने यूज़ के लिए, अपने खाने के लिए जो है इसको फर्मेंट करते हैं, तो इसी की वजह से जो है पेट में गैस बनती है। अभी जो फाइबर था जो बचा हुआ था, जिसको छोटी आंत नहीं बचा पाई और वो बड़ी आंत में आए, तो इससे एक तो जो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज थे, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको अपने लिए जो है खाना मिला, नरिशमेंट उसकी हुई। दूसरा जो बड़ी आंत में जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, वो म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसको जैसे लार कह देते हैं कि लैट्रिन में कई लोगों को लार आती है, उस केसेस में क्या होता है कि ये म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट करती है बड़ी आंत। तो जो म्यूकस ऊपर बनाने का काम है, ऊपर वाली लेयर का जो प्रोटेक्शन है वो इसी से होता है, फर्मेंटेशन से जो भी बनता है प्रोडक्ट निकलता है वो उसको अंदर वाली लाइनिंग को जो है बनाकर रखने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। बैक्टीरियाज ने फाइबर्स की फर्मेंटेशन करके एक तो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस की, मतलब अपने यूज़ के लिए। दूसरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन्स की जो म्यूकस लेयर है, अंदर वाली लेयर है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया।
और ये विटामिन B1, विटामिन B2 और जो विटामिन K है उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको बनाते हैं। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है कहीं ना कहीं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी सिंथेसाइज करके इसको बनाकर बॉडी में हेल्प करती है। अब जब ये बैक्टीरियाज जो है एक तरह से बॉडी की इम्यूनिटी भी बनाते हैं, क्यों, जब ये बैक्टीरियाज होते हैं नॉर्मली, जैसे हमने देखा है बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वैक्सीनेशन में क्या है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वही तो देते हैं ना बॉडी में, ताकि बॉडी के अंदर की शक्ति जाग जाए। तो यही चीज़ बड़ी आंत वाले बैक्टीरियाज करते हैं। ये हमारी बॉडी में जब ये बैक्टीरियाज होते हैं तो इनके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब जो बड़ी, जैसे छोटी आंत होता है, पेट होता है, उसमें तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अब होता है मूवमेंट, जो बड़ी आंत जब आपकी हिलती है तो उसकी मूवमेंट की वजह से जैसे जैसे फीसिस बनते हैं, मल बनता है, वो आगे जाता है। अब ये जो है रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है। रेक्टम आपका मतलब कि 14 से 15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट होता है। जैसे जैसे मल बनता रहेगा रेक्टम में आके स्टोर होता रहेगा। जब ये रेक्टम पूरा भर जाता है आपका मल से, तो इसके प्रेशर की वजह से, जो इसका प्रेशर है उसकी मांसपेशियों पे पड़ता है। जब उसकी मांसपेशियों में खिंचाव फील होता है तो आपको अर्ज होती है कि हाँ हम जो है लैट्रिन जाएं। अगर आपको मान लीजिए कि अर्ज है लैट्रिन जाने की और आप नहीं जा रहे, किसी कारण से रोक देते हैं, तो ये मल जो है वापस जो है ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत जो है इसमें से भी पानी को सोख लेती है और मल को सूखा के और कड़ा कर देती है। तो ये है एक नॉर्मल प्रोसेस। मतलब पहला तो है कि पानी, बड़ी आंत जो है पानी को सोखती है। अब डिपेंड करता है उसके पानी की सोखने की कैपेसिटी को, कि मल जो है कितना ज़्यादा सूखेगा और कितना ज़्यादा जो है तरल होगा। दूसरा जो है इसमें मौजूद बैक्टीरियाज कितना उसको फर्मेंट करते हैं, क्योंकि इससे जो है बड़ी आंत की प्रोटेक्शन होती है जो अंदर वाली लेयर है। अगर बैक्टीरिया ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ी आंत में जो है स्वेलिंग और इन्फेक्शन जो है हो जाएगा, जैसा कि इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में होता है। और तीसरा इसकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि अगर इसकी मूवमेंट जो है सही से है तो आपका मल जो है नीचे जल्दी आएगा। और बाकी है आपकी नर्व्स के ऊपर और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है कि आपको जो मल है वो कितनी ईजिली जो है आप उसको पास कर पाते हैं। अब ये जो है कॉन्स्टिपेशन के रीजंस क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। नॉर्मली देखो, एक तो डिपेंड करता है आपके खाने के ऊपर। अगर आपके खाने में फाइबर कम है, रेशे युक्त आहार कम है, तो जो स्टूल है उसका जो है उतना बल्क नहीं होगा, मतलब स्टूल जो है बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। या फिर पानी आप बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, या फिर जैसे कईयों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन में भी जब पानी की कमी होगी शरीर में तो जो है हार्ड स्टूल आएगा। या फिर कुछ लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पूरा दिन बैठे ही रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी कब्ज़ होने के चांसेस होते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको अर्ज है स्टूल जाने का, मतलब हो रहा है फीलिंग, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे, रुक जाते हैं, तो मल जो है रेक्टम से नीचे वाले हिस्से से ऊपर वापस बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत इसमें पानी को सोख कर उसको हार्ड कर देती है। या फिर मैं बताया जैसे इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट, अगर आंतड़ियों की मूवमेंट किसी कारण से धीरे हो जाती है तो भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, क्योंकि मूवमेंट अगर कम हो जाएगी तो फीसिस जो है लंबा टाइम तक उसमें पड़े रहेंगे आंत में, और आंत उसमें से पानी को सूख के उसको सुखाती रहेगी। अब इसके जो कारण क्या है मूवमेंट कम होने के, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें पेशेंट को कभी तो कब्ज हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, और कभी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इसलिए कभी कभी डायरिया हो जाता है। या फिर कुछ दवाइयाँ हैं ऐसी कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसकी वजह से बॉवल्स की मूवमेंट धीरे हो जाती है। इसीलिए जो एडिक्शन जिनको आदत होती है उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है। ये जो पेशेंट है लेग्जेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब पेट साफ करने के लिए डेली लेग्जेटिव्स यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ चूरन ले ली, कोई फक्की ले ली, तो उसकी वजह से भी जो परमानेंट जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट है वो धीरे हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन जो है परमानेंट रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन, अगर कोई सूजन हो जाती है आपकी बड़ी आंत में तब भी उसकी जो है मूवमेंट धीरे हो जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर अगर उसकी डैमेज हो जाती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कोई भी गांठ होती है, पॉलिप होता है, कैंसर होता है, या फिर बड़ी आंत के आसपास जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है आंत के ऊपर, और जो मल के निकलने में, मतलब पाइप के अंदर से निकलने में जो है दिक्कत कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन
होता है, या फिर वीट एलर्जी के पेशेंट में, जिसको कि सीलियक डिसीज़ कहा जाता है, ऐसे पेशेंट में कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। या फिर जैसे मैंने बताया था कि नर्व्स जो है, अगर नर्व्स डैमेज हो जाती है, इंटेस्टाइन की, रेक्टम की, रिफ्लेक्सेस जो प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहे, या ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा, जैसे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे जो नर्व्स है वो आपके इंटेस्टाइन को, मतलब रेक्टम को सप्लाई करती है। अगर वो नर्व्स डैमेज हो जाए, या ब्रेन में जहाँ से सिग्नल आता है आपका ब्रेन में इंजरी हो जाए, कोई स्ट्रोक हो जाए, तो उसकी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और इसी कारण से कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसका भी जो इफेक्ट होता है वही नर्व्स के सिग्नल के ऊपर पड़ता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर हो जाती है, आपका जो मल द्वार है, जो लैट्रिन वाला रास्ता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। मतलब जैसे अगर आपने हाथ में देखा सर्दियों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, एडियो पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वैसे ही क्रैक्स जो है हमारे मल द्वार के आसपास भी पड़ जाते हैं, जिसको कि फिशर कहा जाता है। और पाइल्स में जो है मस्से बन जाते हैं, खून की नसें जो है उसमें खून इकट्ठा हो जाता है। तो इस कारण से भी जो है पेशेंट डर के मारे जो है मल त्याग नहीं करता, या मतलब कि इसका रिलेशन है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो बवासीर या फिशर्स हो जाते हैं, और अगर बवासीर और फिशर होते हैं तो भी इसके कारण, पेन के कारण जो है पेशेंट को फियर हो जाता है स्टूल जाने का, कि अगर मैं स्टूल जाऊंगा मेरे को दर्द होगा, तो इस डर के मारे वो जाता ही नहीं। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है आजकल। और इसके बाद कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इसलिए क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी, वो नेचुरल सी बात है कि बड़ी आंत काम कर रही है तो उसको भी तो अपने लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो उसको ब्लड से मिलेगा। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से ब्लड पर अफेक्ट आता है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, जैसे कि शुगर में होता है, थायराइड में होता है, या किडनी डिजीज़ में, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड में ही घूमता रहता है, या फिर हार्ट में। तो इन कारणों से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इसके कारण क्या है, मतलब क्या क्या लक्षण आते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन होगा। सिंपल सी बात है, एक तो दर्द, लैटिंग वाली जगह पे दर्द होगा अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, या फिर पेट के निचले हिस्से में कब्ज होने की वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन लगता है। ब्लीडिंग आपको तब होगी, मोस्टली ब्लीडिंग जो होती है एक तो कैंसर में होती है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है मोस्टली। फिशर में जैसे क्रैक पड़ता है, बहुत हल्की सी ब्लीडिंग होती है, माइल्ड सी, जिस टाइम लैट्रिन आप चाहते हैं उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती, एक दो बूंद ब्लड होता है। लेकिन कैंसर में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है, क्योंकि उसमें छाले जो हैं उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, गैस बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि मल जो जितना लंबा टाइम आपके बड़ी आंत में पड़ा रहेगा उसमें मौजूद बैक्टीरियाज फर्मेंटेशन करेंगे और गैस प्रोड्यूस करेंगे, और इसीलिए आपको पेट फूला फूला लगेगा और पेट भारी लगेगा, और इसकी वजह से सिर दर्द भी होगा। आपने बहुत बार देखा जिन पेशेंट में गैस होता है, एसिडिटी होती है, उनमें हेडेक जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेट साफ नहीं होता, बार बार दिमाग जो है इसी में लगा रहता है कि मैं पेट साफ हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब एक डिसकम्फर्ट, एक अनईजीनेस बनी रहती है, तो पेशेंट का ध्यान जो है जाता ही नहीं, और काम पे पूरा दिन इसी में लगा रहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा पेट क्यों नहीं साफ हो रहा, मुझे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो एंजाइटी और स्ट्रेस से प्रॉब्लम और बढ़ा लेता है अपनी। थकावट, थकावट रहेगी क्योंकि कब्ज रहेगी, पूरा दिन जो है खाया पिया बॉडी में लगेगा नहीं, जब तक पहला पेट साफ नहीं होगा तब तक पेशेंट और खाना खाएगा नहीं, उसको भूख कम लगेगी। और टेंशन से और एंजाइटी से भी ऐसा हो जाता है कि फील जो पेशेंट जो है थकावट फील करता है। अगर जैसे मैं बताया था जो बड़ी आंत है, अगर बड़ी आंत में सूजन होगी, कोई इन्फ्लामेशन होगी, कोई अल्सर होगा, तो फिर लैट्रिन में आपको खून भी आ सकता है और धात भी आ सकती है, मतलब लार, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं। और इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग होगी तो फिर एनीमिया के चांसेस है, खून की कमी हो जाएगी। कई बार ब्लड जो है धीरे 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 करके जो है निकलता रहता है स्टूल में, धीरे धीरे करके लैट्रिन में आता है, जिसकी वजह से जो है खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। कैंसर है अगर, तो फिर आपको वेट लॉस, तो फिर साफ साफ होता है उसमें वेट लॉस होता है। अब इसमें टेस्ट क्या हो सकते हैं, टेस्ट देखो, नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोलोनोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, प्रोक्टोस्कोपी है, डिपेंड करता है वो आपकी केस हिस्ट्री पर। डॉक्टर अगर आपको जो भी टेस्ट रिकमेंड करता है फिर वो आपको करवाना पड़ता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है कि अगर आपको लंबे समय तक, मतलब लंबे टाइम तक जो है आपको कब्ज रहेगी, आप जोर लगाएंगे, एक तो फिशर के चांसेस कि मलद्वार के आसपास क्रैक्स पड़ जाएंगे, बवासीर के चांसेस, बवासीर हो सकती है आपको, इसमें भगंदर भी हो सकते हैं, फिस्टुला भी हो जाता है कुछ लोगों में। फिस्टुला होता है कि
आपका जैसे अंदर जो आपका बड़ी आंत है, जो मल द्वार है, उसका रास्ता एक नया रास्ता बन जाता है स्किन से, जिसमें आपको पस वाला फोड़ा लगता है या उसमें से बार बार जो है मल और पस जो है निकलता रहता है और दर्द होता है। और दूसरा मैंने बताया कैंसर, पहले तो अल्सर बनने के चांसेस हैं, फिर कैंसर बनने के चांसेस हैं, या फिर कुछ लोगों में जो लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो नीचे वाला, क्योंकि लैट्रिन जो है लंबे समय तक जो बड़ी आंत के निचले हिस्से में पड़ी रहती है, तो लैट्रिन की वजह से भी अल्सर हो जाता है लंबे समय तक पड़ी रहेगी तो इसीलिए आपको अपना जो इसमें चेंज करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल, अपना खाने पीने का तरीका, लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा। अब इसमें आप डाइट चेंज करके मोस्टली कॉन्स्टिपेशन को 101% ही कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपने एक्सरसाइज है और उसको इंक्लूड कीजिए डेली अपने लाइफ में, और पॉजिटिव सोच के खुश रहिए। स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये था मेरा कॉन्स्टिपेशन के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का तरीका, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन कारण पता होगा, तभी आप उसको इजीली ठीक कर पाएंगे। सिर्फ ये बता देने से ये खा लो ठीक हो जाओगे, ये खा लो ठीक हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। जब तक आपको प्रॉपर यही नहीं पता होगा मुझे बीमारी हो रही है, उसका क्या पूरा प्रोसेस क्या है, जब आपको प्रोसेस समझ आएगा तभी आप उसको जो है अपना ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।